नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। हम क्लास 7 के पार्ट 3 तक पहुंच चुके थे। चैप्टर का नाम था लाइफ इन द डेजर्ट और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 4 को कवर करेंगे, जिसमें हम लद्दाख के पीपल के बारे में, लद्दाख के फ्लोरा एंड फोना के बारे में देखेंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर कवर नहीं की गई है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं आपके पार्ट 4 की तरफ, लद्दाख और उसके लोगों के पास। तो पहले देखते हैं कि लद्दाख का जो फ्लोरा एंड फोना है वो कैसा है। मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों में ही बता चुका हूं कि फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है। अगर आपने अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा तो एक बार जाके पार्ट 2 और पार्ट 3 को जरूर देखना। आपका लिंक आपके डिस्क्रिप्शंस में मिलेगा। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्लोरा फोना के बारे में मैं ये दे देता हूँ, छोटे से शब्दों में इसको बता देता हूँ कि फ्लोरा का मतलब है जहाँ पर वेजिटेशंस की बात की जाए, फोना का मतलब है जहाँ पर एनिमल्स और स्पीसीज की बात की जाए। बाकी डिटेल में इसके बारे में मैंने बताया हुआ है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, तो एक बार वो जरूर देखना। तो देखते हैं लद्दाख का फ्लोरा एंड फोना क्या है। ड्यू टू हाई एरिडिटी, शुष्कता की अधिकता की वजह से, जो यहाँ पर सूखापन है वो बहुत ज्यादा है, उसी की वजह से क्या है, जो यहाँ का वेजिटेशन है वो स्पार्स है, बहुत ही कम है। स्पार्स मतलब विरल, विरल मतलब कम, कम बहुत ही कम मात्रा में है। तो जो वेजिटेशन है, जो यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह है या फॉरेस्ट वगैरह की बात करें या ट्रीज की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो जो वेजिटेशन है यहाँ का वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ शुष्कता ज्यादा है, यानी कि बारिश वगैरह यहाँ पर कम होती है, सूखापन ज्यादा है, बर्फ वगैरह पड़ती है। एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड के बारे में भी हमने लास्ट पार्ट में बात की थी। तो एल्टीट्यूड भी ज्यादा है, बारिश की भी कमी है, बर्फबारी भी ज्यादा है। इसी की वजह से यहाँ पर एरिडिटी बन जाती है और उसी की वजह से वेजिटेशन जो है वो स्पार्स हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस एंड सर्ब्स की बहुत ही कम मात्रा में। अब ग्रास और सर्ब किसके काम आएंगे? जो भी जीव जंतु इनके पास हैं, जो वो चराहे वाले जो जीव जंतु हैं, जो उनको खाने पीने के लिए जो काम करते हैं, लाइक अगर गोट की बात करें, सीप की बात करें, तो इनको खाने के लिए जो चारा चाहिए उसी ग्रास की हम बात कर रहे हैं, उसी सर्ब की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ही कम मात्रा में है, कहीं कहीं पर है। उसके बाद ग्रोज ऑफ विलोज एंड पॉपुलर, और यहाँ पर हल्की लकड़ी जो है, विल्लो एंड पॉपुलर, इन दोनों की खेती की जाती है। और विल्लो का जो पेड़ होता है, विल्लो की जो लकड़ी है, वो लकड़ी फेमस है क्रिकेट बैट बनाने के लिए। और क्रिकेट बैट की जो सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो विल्लो के बैट से बनती है, यानी कि विल्लो की जो लकड़ी होती है, विल्लो के पेड़ की जो लकड़ी होती है, उसको ही काट कर उसी से ही बैट बनाया जाता है, क्रिकेट बैट, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैट बनता है। यहाँ पर पॉपुलर भी मिलते हैं जिनकी मोटाई कम और लंबाई ज्यादा हो जाती है। इनसे हम और भी कई छोटे छोटे और हल्के हल्के प्रोडक्ट बना लेते हैं पॉपुलर से। यहाँ पर कुछ खाने पीने से संबंधित जो फ्रूट्स हैं, उन उनके जो पेड़ हैं उनकी भी खेती की जाती है। लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेब की खेती की जाती है, एप्रिकॉट की खेती की जाती है, वालनट की खेती की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप कभी घूमने जाओगे तो इन सभी चीजों को, एप्पल, एप्रिकॉट, वालनट, इन सभी को देखोगे और वहां से आप तोड़कर खा भी सकते हैं, मजा ले सकते हैं उस चीज का, बिल्कुल ताजगी का। उसके बाद अगर पक्षियों की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो रोबिन यहाँ पर पाया जाता है। रोबिन हुड पांडे नहीं है, ये रोबिन एक पक्षी का नाम है। रेड स्टार्स यहाँ पर पाया जाता है, तिब्बतन स्नोकॉक पाया जाता है। और ये जो मुर्गे होते हैं, इनकी सिर के ऊपर एक बड़ी सी लंबी सी चोंच टाइप से होती है, चोंच नहीं होती लेकिन एक पंख टाइप की होती है, जिनको चोंच टाइप से ही, वो अगर हम दूर से देखें तो चोंच दिखती है बट वो पंख लगी रहती है। ये यहाँ पर कॉमन है। कौन कौन से? रोबिन, रेड स्टार्स और तिब्बतन स्नोकॉक। तिब्बतन स्नोकॉक
यानी कि बर्फीले एरिया में मिलते हैं। और स्पेशली इनकी जो मैक्सिमम जो वैरायटी है ये हमारे तिब्बत के अंदर, जो चाइना का, अभी चाइना कहता है कि तिब्बत हमारा पार्ट है, बट तिब्बत कहता है कि हम तो इंडिपेंडेंट है, अपना एक ऑटोनोमस कंट्री है। तो वहां पर इस कोक की जो है प्रजाति पाई जाती है। एनिमल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर किस टाइप के जो जीव जंतु हैं, पशु हैं, वो किस टाइप के पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वाइल्ड गोट पाई जाती है, वाइल्ड गोट पाई जाती है, वाइल्ड सीप पाई जाती है, याक, और कुछ स्पेशल किस्म के डॉग्स पाए जाते हैं, कुत्ते पाए जाते हैं। यानी कि वाइल्ड सीप, वाइल्ड गोट, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनकी खासियत क्या है कि ये तो मान लेते हैं कि कुत्ते तो भाई और भी जगह पाए जाते हैं, भेड़ बकरियां और भी जगह पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ऐसी क्या खासियत है इनमें? क्योंकि देखो, हम अपने अगर नॉर्मल प्लेन एरिया की बात करते हैं तो भेड़ बकरी तो यहाँ पर भी है, कुत्ते तो यहाँ पर भी हैं, बस यहाँ की तो नहीं है। तो ये चीजें वहां भी है, तो वो स्पेशल कैसे हो गई, इसकी हम बात करते हैं। तो जब हम एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं, तो जहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर नॉर्मल एनिमल के लिए जीवन जी पाना मुश्किल हो जाता है। तो इनके शरीर के ऊपर हल्के जो बाल होते हैं वो हल्के बाल होते हैं। जैसे हमारे जो सिर के ऊपर बाल हैं, ये बहुत भारी बाल हैं, बहुत मोटे बाल हैं। अगर हम अपने बाल से कंपेयर करें, अपने बाल को जब हम देखते हैं तो ये भी बहुत हमें हल्का सा दिखाई देता, बहुत ही थिन महसूस होता है। लेकिन जब इन बकरियों की बात करते हैं, इन भेड़ की बात करते हैं, याक की बात करते हैं, या इन कुत्तों की बात करते हैं, तो इनके बाल हमारे शरीर के एक बाल में से इनके शरीर के करीबन करीबन 10 बाल बन सकते हैं। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनके शरीर के ऊपर जो उगने वाले बाल हैं वो कितने हल्के होंगे, और बाल इनके शरीर पे जितने ज्यादा हल्के होंगे, ये उनके शरीर को उतनी ही ज्यादा हीट देंगे, गर्माश देंगे, और जिसकी वजह से ये उस ठंडे एरिया में सरवाइव कर पाते हैं। इसी वजह से ये स्पेशल हो जाते हैं। अगर इनको हम अपने प्लेन एरिया में ले आए, नॉर्दर्न एरिया में ले आए, तो यहां पर ये जीव जंतु सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ के पीपल के बारे में, यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो पीपल है वो कौन कौन है? या तो मुस्लिम्स हैं या फिर बौद्धिस्ट है। दो ही कैटेगरी के लोग लद्दाख के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पाए जाते हैं, मोस्टली यही पाए जाते हैं। कौन कौन से? या तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी, या फिर बौद्धिज्म, जो महात्मा बुद्ध को, जो गौतम बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं, या तो बौद्धिस्ट है या फिर मुस्लिम्स है। दो ही टाइप के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, और भी है बट वो कम है, मेजोरिटी इन दोनों की है। और यहाँ पर कुछ फेमस जो है मठ बनाए गए हैं, मोनास्ट्रीज बनाई गई है, जिनमें अगर हम बात करें तो हेमिस, शी, लामायुरु और थिक्सी, ये कुछ मोनास्ट्रीज हैं जो फेमस हैं। अब इनके बारे में मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा चारों के बारे में। कौन कौन सी? हेमिस, थिक्सी, शी एंड लामायुरु। ये कुछ मठ है, बौद्धिस्ट मठ है, बौद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं जो तिब्बतन से रिलेटेड है। आगे हम डिटेल में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो ये लद्दाख जो है इन्हीं सब चीजों के लिए फेमस भी है। और क्या है, यहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है, खेती भी की जाती है। किस चीज की? बार्ले, जौ की खेती की जाती है, आलू की खेती की जाती है, मटर की खेती की जाती है, बीन्स की खेती की जाती है। तो और ये कौन से सीजन में की जाती है? समर सीजन में की जाती है, यानी कि गर्मियों में की जाती है। और सर्दियों में भी हम यहाँ पर उगाएंगे, सर्दियों में भी कुछ चीजें उगाएंगे। जैसे अभी हमने सेब देखा था, वालनट देखा था, एप्रिकॉट देखा था, उन सब की जो खेती वगैरह है वो हम सर्दियों में ज्यादातर करते हैं। गर्मियों में नॉर्मली जो खेती यहाँ पर जो कल्टीवेटिंग का जो वर्ड यूज किया गया है, ये उनका पेट भरने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए जो खेती वो करते हैं अपने खेतों के अंदर, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनमें क्या क्या है? बार्ले यानी कि जौ, फिर पोटैटोज, पीज, बीन्स, इनकी खेती ये
समर जो हमारा सीजन है समर सीजन के अंदर करते हैं। और आगे अगर देखें तो समर में ही ये क्या करते हैं ये लोग, समर में अगर हम बात करें और एक्स्ट्रा क्या क्या काम करते हैं, तो खेती करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, अपनी फेस्टिविटीज की बात करते हैं, फेस्टिविटीज की बात करते हैं और सेरेमनीज की बात करते हैं। यानी कि अपने जो उत्सव है, अपने जो त्योहार है, उनको सेलिब्रेट करते हैं। और जो मिट्टी से जो बनने वाले जो बर्तन हैं उनको भी बनाकर ये प्रोड्यूस करते हैं और उनको मार्केट में ले जाकर बेचकर अपना काम भी चलाते हैं। तो सेरेमनीज में जो भी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से या चीनी मिट्टी से जो भी बर्तन बनते हैं, उन सभी बर्तनों को बनाकर और अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करके ये काम चला लेते हैं इस सीजन के अंदर। आगे अगर बात करें, अब हेमिस, थिक्सी और लामायूरू, इनकी जो मैंने बात की थी, इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जो हेमिस है, हेमिस जो है ये लद्दाख जो एक हमारा यूटी बना हुआ है, यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, जिसकी कैपिटल लेह बन गई है, तो उस लेह डिस्ट्रिक्ट, लेह तहसील के अंदर जो लेह डिस्ट्रिक्ट भी है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, हेमिस एक गांव है। अब गांव है तो फेमस कैसे हो गया, गांव तो बहुत सारे होंगे, तो ये गांव फेमस कैसे है, इस गांव में खासियत क्या है। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, देयर आर ओनली 313 पीपल, यहाँ पर सिर्फ 313 लोग रहते हैं। इस गांव की कुल आबादी सिर्फ और सिर्फ 313 है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। 2011 की अगर जनगणना की हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो एक तो ये वजह होगी इसके फेमस होने की, दूसरा यहां पर हेमिस नेशनल पार्क भी है। यहां पर क्या है, हेमिस नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ही सेफ और खास है। ये काफी अहमियत रखता है उस चीज के लिए। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है हमारी स्नो लेपर्ड, वो यहाँ पर पाया जाता है हेमिस नेशनल पार्क के अंदर। पहली खासियत क्या थी कि गांव तो है लेकिन बहुत ही कम आबादी वाला, सिर्फ 313 लोग, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 313 लोग यहाँ पर रहते हैं, पहली खासियत। दूसरी खासियत कि यहाँ पर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो विलुप्त होने वाली जो प्रजाति है जिसका नाम है स्नो लेपर्ड, तो वो यहाँ पर पाया जाता है। दो खासियत हो गई। तीसरा कि ये जो हेमिस है, जो हेमिस गांव है, यहाँ पर हेमिस मोनास्ट्री भी बनाई गई है। यहाँ पर एक बौद्धिज्म का ही एक मठ बनाया गया है। इन सभी चीजों के लिए ये वर्ड जो है हेमिस, ये इंपॉर्टेंट बन गया। ऐसे नहीं है कि जो पिछले वाली जो स्लाइड थी इसमें जो हेमिस लिखा हुआ था हमने, वो ऐसे ही नहीं आया है। इसके अंदर कुछ ना कुछ खासियत है तभी आई है। और खासियत क्या है ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बता रहा हूँ। सीखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं भी सीखना चाहो तो आपका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है बेटा। तो ये गांव है कहां पर, लेह डिस्ट्रिक्ट में, और लेह डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, लद्दाख में। लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अभी हमारे देश में, भारत देश में 8 यूनियन टेरिटरी है जिनमें लद्दाख एक है। ओके, तो उन 8 में से एक लद्दाख एक है, और लद्दाख के अंदर लेह उसकी डिस्ट्रिक्ट है और उसकी कैपिटल भी है। आज के दिन अगर हम बात करें तो कैपिटल लेह है लद्दाख की। लेकिन अगर आज से 300-400 साल पहले बात करें, 17th सेंचुरी की बात करें, तो इसकी कैपिटल कुछ और थी। थोड़ी देर में हम उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद है थिक्सी। थिक्सी जो है ये एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है जो कि एफिलिएटेड है किससे, गैलुग स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। जो तिब्बत के बुद्धिज्म है वहां पर एक गैलुग स्कूल से ये मान्यता प्राप्त एक बौद्धिस्ट मठ है। बौद्धिस्ट मठ है, बुद्धिज्म मोनास्ट्रीज है। कौन सा, थिक्सी। उसके बाद अगर हम शे की बात करें, शी जो है ये भी एक गांव है। शी जो है ये भी एक गांव है लेह तहसील, लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। और जब इसको फॉर्म किया गया था शे को 1681 में, 1681 में जब इसको फॉर्म किया गया था, तो इसको लद्दाख की कैपिटल सिटी के तौर पर इसको
बनाया गया था, फाउंड किया गया था लद्दाख की कैपिटल सिटी, यानी कि लद्दाख की जो राजधानी थी वो अभी जो ले है वो नहीं थी, पहले शे थी। और कौन से टाइम की कैपिटल थी ये गर्मियों की कैपिटल होती थी, ये हमारी समर कैपिटल होती थी किसकी, लद्दाख की। लेकिन अब नहीं है, अब हमारी कैपिटल क्या है, ले, किसकी, लद्दाख की। तो लद्दाख की राजधानी अभी ले है, जो पहले की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या थी हमारी, शे, किसकी, लद्दाख की। कौन सी कैपिटल, समर कैपिटल, ये याद रखना है, ये मैंने लिखा हुआ है। इट वॉज फाउंडेड एज द समर कैपिटल ऑफ लद्दाख, समर कैपिटल ऑफ लद्दाख। और उसके बाद अगर हम लामायूरू की बात करें तो लामायूरू जो है, दिस रीजन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द मून लैंड, इसको चंद्रमा की जमीन का नाम भी दिया जाता है। चंद्रमा की जमीन, बेटा चंद्रमा की जमीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो छतें हैं वो किस टाइप से बनी हुई है, जो चांद की सतह है, चांद का जो सरफेस है, मून का जो सरफेस है, उस टाइप से इसकी छतें बनी हुई है। इसी वजह से जो लामायूरू है इसको मून लैंड का नाम दे दिया। क्या नाम ले दिया बेटा, मून लैंड का नाम ले दिया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता, कितनी अच्छी बात बताइए मून लैंड की। तो मून लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो छतें हैं, उनकी जो छतों की जो सतह है वो भी चांद की सतह के जैसी ही दिखती है, वैसी इक्विवेलेंट सी लगती है। इसी वजह से इसको मून लैंड का नाम दे दिया। किसको, लामायूरू को। ये भी एक गांव है, ये भी एक गांव है, कहां पर, ले डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लद्दाख में। और ये भी फेमस है बौद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए। ये भी किसके लिए फेमस है, बौद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए फेमस है ये भी। तो देखो चारों ही चीजें बौद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए फेमस है। और अगर इन सब की बात करें तो ये सारे के सारे गांव भी है, सारे के सारे गांव भी है, और हर किसी की अपनी अपनी खासियत है। जैसे पहले की हम बात करें हेमिस की, वो नेशनल पार्क था, स्नो लेपर्ड का घर था, छोटा सा गांव है, 313 लोग वहां पर रहते हैं। थिक्सी की बात करें तो ये गैलुक स्कूल तिब्बतन बुद्धिज्म से ये एफिलिएटेड है। अगर हम शे की बात करें तो ये पहले लद्दाख की समर कैपिटल हुआ करती थी। और अगर लामायूरू की बात करें तो इसको मून लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो बौद्धिज्म मोनास्ट्रीज की है। फिर उसी के बारे में, लद्दाख के बारे में कुछ और देख लेते हैं क्या क्या है। जो कैपिटल है वो लद्दाख की, उसका नाम क्या है, ले। कैपिटल क्या है लद्दाख की, ले। और इसको, ये जो है कैपिटल सिटी ले, ये कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है हमारे देश के अंदर। यूजुअली हम 4 जो टाइप ट्रांसपोर्ट है उनको यूज करते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट जो है रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। और कई बार हम क्या करते हैं कि रोडवेज और रेलवेज दोनों को ही हम रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो 2 हिस्सों में इसको तोड़ देते हैं, रोडवेज और रेलवेज। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, लद्दाख की हम बात करते हैं या ले की बात करते हैं, तो ले के अंदर बेटा रोड से भी कनेक्टेड है और ये एयर से भी कनेक्टेड है। तो हवाई यात्रा भी यहाँ पर हो जाती है और रोड यात्रा तो हो ही जाती है। तो दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड है, एयर एंड रोड, दोनों ही ले के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और जो ले है ये कश्मीर वैली से कनेक्ट हो गया। ले जो है ये कश्मीर वैली से कनेक्ट हो गया, कौन से नेशनल हाईवे से, नेशनल हाईवे नंबर 1A। नेशनल हाईवे नंबर 1A से ले को जोड़ दिया गया कश्मीर वैली से, किसके थ्रू, जोजिला पास के थ्रू। किसके थ्रू, जोजिला पास के थ्रू। अब पास क्या होता है बेटा, पास एक पहाड़ी श्रृंखला है जो एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से भी जोड़ती है, एक देश को दूसरे देश से भी जोड़ती है, एक शहर को दूसरे शहर से भी जोड़ती है, उसको हम पास कहते हैं। जैसे आप लोगों ने कई नाम सुने होंगे, जिनमें जोजिला पास है, जिनमें माना पास है, जिनमें रोहतांग पास है, जिनमें बारालाचा पास है, जिनमें नीति पास है, कई सारे पास है बेटा ऐसे। तो उन्हीं में से एक पास की हम बात करें जिसका नाम है जोजिला पास। ये क्या करता है, ये ले को कश्मीर वैली से जोड़ता है, कौन से नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे नंबर
ए पे। ओके, उसके बाद अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख का जो मेन काम है, लद्दाख के अंदर जो मेजर एक्टिविटी है वो क्या है, टूरिज्म है। टूरिज्म यहाँ की बहुत ही मेजर एक्टिविटी है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, उसी से इन लोगों का काम चलता है, उन्हीं से इन लोगों की जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है। और बहुत ही खूबसूरत जगह है लद्दाख। अगर आपके पास कभी भी टाइम लगे तो एक बार जरूर विजिट करना। तो और इसीलिए इसको मेजर एक्टिविटी का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर खेती तो बहुत कम हो गई थी, यहाँ पर फसलें बहुत कम उगाई गई थी। तो अगर फसलें नहीं उगाई जाएंगी, कोई और प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ के लोगों के पास खाने पीने के लिए चीजों की कमी हो जाएगी, यानी कि इनकी इकोनॉमी जो है डाउन हो जाएगी। और वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो सुंदरता है, उसी की वजह से लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं और घूमने के लिए लद्दाख पहुंच जाते हैं, लेह में पहुंच जाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं, और पेड़ पौधों काटने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। आइस जो है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, जिनकी वजह से हमारे सी लेवल बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ पर बाढ़ ही बाढ़, सुनामी आ सकती है, जिसकी वजह से प्रलय हो सकती है। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉरेस्टेशन को बहुत ज्यादा मात्रा में उनको इम्प्लांट करना है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें लगाना है, काटने नहीं है, लगाने हैं। ठीक है बेटा। तो आज के चैप्टर में हमने पीपल ऑफ लद्दाख के बारे में पढ़ा, लद्दाख के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी, फ्लोरा एंड फोना के बारे में पढ़ा, मोनास्ट्रीज, बौद्धिज्म मोनास्ट्रीज के बारे में पढ़ा, जो कि लद्दाख और लेह के कुछ गांवों के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन के ऊपर ब्लिंक हो जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। इसी के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। थैंक यू।